अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नवाज फ्रॉम सियालकोट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मल्टी स्टेप एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हमें अपनी समाजी और मुआशरती ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मामलात और ऐसे मसाइल से वास्ता पड़ता है जिनके हल के लिए हमें किसी न किसी महकमे के अफसर या किसी इदारे के सरबराह के नाम दरख्वास्त लिखना पड़ती है। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज की तमाम क्लासों के तमाम इम्तहानात में दरख्वास्त नवीसी का सवाल लाजमी शामिल किया जाता है। तो इसलिए दरख्वास्त लिखने का दुरुस्त तरीका आना बहुत ज़रूरी है ताकि हम किसी भी महकमे के अफसर या किसी इदारे के सरबराह के नाम दरख्वास्त लिखते हुए सही मुद्दा बयान कर सकें और दुरुस्त तरीके से दरख्वास्त लिखने के काबिल हो सकें। तो आज के लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरख्वास्त लिखने का दुरुस्त तरीका क्या है, दरख्वास्त के कितने हिस्से होते हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो कि दरख्वास्त लिखते हुए दरख्वास्त के मुख्तलिफ हिस्सों में की जाती हैं, वो कौन से अल्फाज हैं जिनका गलत इस्तेमाल किया जाता है और उन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दरख्वास्त के मुख्तलिफ हिस्सों में कौन सा लफ्ज़ किस जगह पर लिखना चाहिए और कौन सा लफ्ज़ किस जगह पर नहीं लिखना चाहिए। तो इसलिए आज की वीडियो नहायत अहम है, इसके किसी भी हिस्से को स्किप ना कीजिएगा और ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखें ताकि दरख्वास्त लिखने के हवाले से पूरी मालूमात आप तक पहुंच सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ और जानते हैं कि दरख्वास्त लिखने का दुरुस्त तरीका क्या है और दरख्वास्त में की जाने वाली गलतियां कौन कौन सी हैं। तो दरख्वास्त का तरीका जानने से पहले हम चंद अल्फाज पर गौर करते हैं। ये चंद अल्फाज हैं जो कि दरख्वास्त लिखते हुए दरख्वास्त के मुख्तलिफ हिस्सों में इस्तेमाल किए जाते हैं, गलत इस्तेमाल किए जाते हैं या दुरुस्त इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा ये चंद रहनुमा उसूल हैं, ये चंद अहम निकात हैं जो कि दरख्वास्त लिखते हुए जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम इन अल्फाज और इन निकात के बारे में जानते हैं कि ये कौन से हैं और दरख्वास्त लिखते हुए इन निकात और इन अल्फाज के दुरुस्त इस्तेमाल का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है। तो पहला लफ्ज़ है मशकूर। इसके मानी है जिसका शुक्रिया अदा किया जाए या जिसने एहसान किया हो। दरख्वास्त लिखते हुए आपने देखा होगा कि अक्सर ये लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया जाता है और हम लिखते हैं कि आपका मशकूर, जबकि इसका इस्तेमाल गलत किया जाता है। मशकूर के मानी है जिसका शुक्रिया अदा किया जाए। उसके बाद लफ्ज़ है बराए। इसके मानी है के लिए या के वास्ते। इसका इस्तेमाल भी हम अक्सर गलत करते हैं। तो लफ्ज़ जो बराए है इसके मानी है के लिए और के वास्ते। जैसे अगवा बराए तावान, यानी किसी को अगवा करना तावान के लिए। तो बराए के मानी है के लिए या के वास्ते। उसके बाद है लफ्ज़ जनाब और साहिब। दोनों का मतलब एक ही है और इसका मानी है किबला, हुजूर, हजरत या मोहतरम, और दोनों अल्फाज को एक ही मानों में इस्तेमाल किया जाता है। और दरख्वास्त लिखते हुए या तो हम जनाब का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे या साहिब का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है मुअर्रखा। ये जो लफ्ज़ है इसका इस्तेमाल भी दरख्वास्त में अक्सर किया जाता है, लेकिन इसके दुरुस्त इस्तेमाल के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो लफ्ज़ है मुअर्रखा, ये गुजरी हुई तारीख के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके मानी है गुजरी हुई तारीख, गुजरे हुए वाक़े की तारीख डालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद चंद अहम रहनुमा उसूल हैं या चंद अहम निकात हैं जिनका दरख्वास्त लिखते हुए जानना और जहन में रखना निहायत ज़रूरी है ताकि हम दरख्वास्त दुरुस्त तरीके से लिख सकें और दुरुस्त अल्फाज और कलिमात का इस्तेमाल कर सकें। तो पहले नंबर पर है जनाब का लफ्ज़ बिला तखसीस से सिर्फ जनाब ही लिखा जाएगा। यानी लफ्ज़ जनाब जो है ये औरत और मर्द दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अलबत्ता साहिब जो है, ये जो लफ्ज़ साहिब है ये मुज़क्कर है,
इसकी मुअन्नस साहिबा लिखना दुरुस्त है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है जनाब आली। ये जो लफ्ज है जनाब और साथ आली, जनाब आली, ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिला तखसीसे सिन्फ मुज़क्कर और मुअन्नस यानी मर्द और औरत दोनों के लिए जनाब आली इस्तेमाल किया जा सकता है। अलबत्ता औरत के लिए जनाब आलिया लिखना भी ठीक है। नंबर 3 है मतन के आखिर में बराए मेहरबानी की बजाय बराहे मेहरबानी या मेहरबानी फरमाकर लिखना दुरुस्त है। मतन के आखिर में जो हम लिखते हैं बराए मेहरबानी आप मेरा ये काम कर दीजिए या जुर्माना माफी के अहकामात सादर फरमाए, तो बराए मेहरबानी लिखना दुरुस्त नहीं है। इसकी जगह पर आप बराहे मेहरबानी या मेहरबानी फरमाकर लिखें और ये दुरुस्त है। क्योंकि अगर आप बराए मेहरबानी लिखेंगे तो बराए मेहरबानी का मतलब ये बनता है कि स्टूडेंट की मेहरबानी के लिए, तालिब इल्म की मेहरबानी के लिए आप ये काम करें, तो बराए मेहरबानी लिखना दुरुस्त नहीं है। इसकी जगह आप बराहे मेहरबानी या आज राहे मेहरबानी या आज राहे करम या मेहरबानी फरमाकर लिखें और ये दुरुस्त है। उसके बाद नंबर 4 है आखिर में अल आरज के बाद अक्सर लिखा जाता है आपका मशकूर, ममनून या आपका ताबेदार। तो यहां पर हमने मशकूर के मानी पढ़े हैं और इसके मानी है जिसका शुक्रिया अदा किया जाए, तो इसलिए अल आरज के बाद आपका मशकूर लिखना दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह ममनून और ताबेदार लिखना भी दुरुस्त नहीं है। ताबेदार का मतलब है किसी को अपने ताबे रखने वाला, यानी ये जो आप यहां पर लिखते हैं आपका मशकूर या आपका ताबेदार, इसकी जगह पर जो दुरुस्त है वो है शुक्रगुजार, यानी आपका शुक्रगुजार। ताबेदार की जगह पर या आपका मशकूर की जगह पर आप लिखें आपका शुक्रगुजार या आपका ताबे फरमान। उसके बाद है दरखास्त पर तारीख लिखने के लिए मुअर्रखा का लफ्ज अक्सर आपने देखा होगा कि 95% जो लोग हैं, जो 95% लोग हैं, वो तारीख लिखते हुए मुअर्रखा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो कि गुजरी हुई तारीख के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दरखास्त पर तारीख लिखने के लिए मुअर्रखा की बजाय बातारीख लिखना बेहतर है। जब हम आज के वक्त में दरखास्त लिख रहे हैं या आने वाले वक्त किसी मामले के लिए दरखास्त लिख रहे हैं, तो आज के वक्त में हम तारीख के साथ बातारीख लिखेंगे और यही बेहतर है। तो आइए अब दरखास्त लिखने का दुरुस्त तरीका जानते हैं कि दरखास्त लिखने का दुरुस्त तरीका क्या है, इसके कितने हिस्से हैं, इसके नंबरों की तकसीम क्या है और किस हिस्से में किन अल्फाज का इस्तेमाल करना बेहतर है। तो आप जब किसी भी महकमे के अफसर या सरबराह के नाम दरखास्त लिख रहे हों तो आप लिखेंगे बाखिदमत जनाब। फर्ज करें आप हेडमास्टर, स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल के नाम दरखास्त लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल। यहां पर प्रिंसिपल के बाद साहिब लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जनाब का लफ्ज आ गया है प्रिंसिपल से पहले और जनाब और साहब के एक ही मानी है। अगर आप प्रिंसिपल के बाद साहिब का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो मानवी तकरार आएगा, तो मानवी तकरार की कोई यहाँ पर गुंजाइश और जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप या तो जनाब का लफ्ज इस्तेमाल करें या साहिब। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल आगे कामा है। उसके बाद स्कूल या कॉलेज के का नाम, जहाँ के वो प्रिंसिपल हैं, तो बोर्ड के इम्तहान में क्योंकि स्कूल का नाम और पता लिखने की इजाजत नहीं होती, तो आप जनरल एक नाम लिख देंगे, गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज। उसके बाद शहर का नाम अलिफ बे जीम, क्योंकि बोर्ड के इम्तहान में शहर का नाम और स्कूल का नाम या इदारे का नाम लिखने की इजाजत नहीं होती, तो शहर के नाम की जगह अलिफ बे जीम। एक तो आप इस तरह लिख सकते हैं, या फिर आप लिखेंगे बाखिदमत प्रिंसिपल साहब।
اب یہاں پرنسپل سے پہلے جناب کا لفظ نہیں لکھا اور پرنسپل کے بعد ہم نے صاحب کا لفظ استعمال کر لیا ہے، تو یا جناب لکھیں گے یا صاحب، بخدمت پرنسپل صاحب یا بخدمت پرنسپل صاحبہ۔ گورنمنٹ کالج الف ب جیم۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہاں پر درخواست کا عنوان لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے درخواست لکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم رخصت کے لیے، فرض کریں آپ جرمانہ معافی کی درخواست لکھ رہے ہیں، یا دوبارہ داخلے کے لیے درخواست لکھ رہے ہیں، یا بیماری کی رخصت کے لیے درخواست لکھ رہے ہیں، تو آپ یہاں پر لکھیں گے عنوان درخواست برائے رخصت۔ تو یہاں پر کیونکہ ہم بیماری کی رخصت کے لیے درخواست لکھ رہے ہیں تو عنوان ہم لکھیں گے درخواست برائے رخصت یا درخواست برائے رخصت بیماری۔ اس کے بعد ہے القاب، یعنی کسی افسر کو یا سربراہ کو ہم نے مخاطب کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ لکھیں گے جناب عالی۔ اگر افسر کوئی عورت ہے تو اس کے لیے آپ جناب عالیہ بھی لکھ سکتے ہیں، جناب عالی، اور اس کے بعد یہ ندائیہ کی علامت لگائیں گے کیونکہ ہم کسی کو مخاطب کر رہے ہیں، تو اس کے بعد ندائیہ کی علامت لگائی جائے گی۔ اب یہاں پر اس کے یہاں تک 2 نمبر ہیں۔ نمبروں کی تقسیم اگر آپ دیکھیں تو 1 نمبر یہ ہے اور 1 نمبر جو ہے وہ اس کا ہے، تو یہ 2 نمبر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے، کیونکہ یہ آپ نے درخواست لکھنی ہے، گزارش کر رہے ہیں کسی مسئلے کے حل کے لیے، تو بڑے ادب کے ساتھ آپ نے گزارش کرنی ہے، بڑے ادب سے مخاطب کرنا ہے کسی بھی افسر کو۔ تو آپ لکھیں گے مؤدبانہ گزارش ہے، یا آپ لکھیں گے بہت نہایت ادب سے گزارش ہے، کہ جو بھی آپ نے آگے مضمون لکھنا ہو، جس مقصد کے لیے آپ درخواست لکھ رہے ہیں وہ آپ یہاں پر لکھیں۔ اب درخواست جو ہے آپ یہاں پر 2-3 پیراگراف کی شکل میں یہاں پر نفس مضمون اپنا لکھیں گے، 2-3 پیراگراف کی شکل میں، اس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو آگے جا کر جب آپ اپنا مقصد بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں برائے مہربانی، جو کہ درست نہیں ہوتا، اس کی جگہ آپ لکھیں گے براہ مہربانی یا مہربانی فرما کر۔ تو آپ لکھیں گے براہ مہربانی یا مہربانی فرما کر مجھے 2 یوم کی رخصت عنایت فرمائیں۔ اس کے بعد آخر میں لکھا جاتا ہے العرض، اور اس کے بعد اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، اور اسکول یا کالج کے ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل کے نام درخواست لکھ رہے ہیں اور آپ طالب علم ہیں، تو آپ لکھیں گے العرض آپ کا تابع فرمان شاگرد۔ یہاں پر تابع دار لکھنا درست نہیں ہے۔ تابع دار کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آپ نے تابع رکھنے والا، تو اس کی جگہ آپ لکھیں گے آپ کا تابع فرمان شاگرد۔ اس کے بعد کلاس، رول نمبر اور اپنا نام، کیونکہ بورڈ کے امتحان میں آپ اپنا نام نہیں لکھ سکتے، تو نام کی جگہ آپ لکھیں گے الف ب اور جیم۔ اور اس کے علاوہ درخواست میں تاریخ لکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کا بھی ایک نمبر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جب آپ لکھتے ہیں آپ کا تابع فرمان شاگرد، تو اس کے انتہائی دائیں جانب آپ تاریخ لکھیں گے، اور تاریخ لکھنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ تاریخ لکھیں گے، یعنی جو بھی اس دن کی تاریخ ہے ہندسوں کی شکل میں، وہ آپ تاریخ لکھیں گے۔ فرض کریں آج کی تاریخ جو ہے وہ 3 ہے، تو آپ تاریخ لکھیں گے ہندسے کی شکل میں، اس کے بعد ایک ڈیش لگائیں گے، اور پھر مہینے کا نام لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ سن لکھیں گے 3 فروری 2024 عیسوی۔ تو یہ تاریخ لکھنے کا درست طریقہ ہے۔ یہاں پر تاریخ لکھتے ہوئے یہاں پر بتاریخ یا مورخہ کا لفظ لکھنا ضروری نہیں ہے، صرف آپ اس طرح سے تاریخ لکھیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ انفرادی طور پر درخواست لکھ رہے ہیں تو پھر تو آپ اس طرح سے اپنا نام پتہ، یا اگر آپ طالب علم ہیں تو کلاس اور رول نمبر وغیرہ ظاہر کریں گے، اور
آپ لکھیں گے آپ کا تابع فرمان شاگرد۔ لیکن اگر آپ کسی اجتماعی مسئلے کے حل کے لیے، مثلا محلے کی صفائی کے لیے یا بجلی کی ترسیل میں بے قاعدگی کے مسئلے کے لیے کسی ادارے کے سربراہ کے نام درخواست لکھ رہے ہیں، تو وہاں پر آپ العارض کی جگہ پر درخواست گزار بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس صورت میں جب آپ اجتماعی طور پر درخواست لکھ رہے ہیں اپنے محلے کی طرف سے کسی مسئلے کے حل کے لیے، تو آپ کا تابع فرمان شاگرد یہاں پر نہیں لکھیں گے آپ، تو یہاں پر آپ لکھیں گے اہلیان محلہ۔ تو اس طرح سے یہ آپ کی درخواست پوری ہوگی۔ 2 نمبر یہ ہیں، اس کے بعد یہ جو نفس مضمون ہے درمیان والا حصہ ہے، اس کے 5 یا 6 نمبر ہوتے ہیں۔ 1 نمبر یہ ہے اور 1 نمبر جو ہے وہ اس کا تاریخ کا ہوتا ہے، تو اس طرح یہ 10 نمبر کی درخواست لکھی جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو درخواست لکھنے کا درست طریقہ پتہ چل گیا ہوگا، اور اس کے علاوہ درخواست میں کی جانے والی مختلف غلطیوں کے بارے میں بھی آپ کو علم ہو گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجئے، السلام علیکم۔